डियर स्टूडेंट, आज अपन पढ़ रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो बेसिक प्रॉपर्टीज कौन से हैं। तो देखिए इधर अपन ध्यान देते हैं, यहाँ पे आप जैसे बुक पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपको 5 या 6 जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसको अलग अलग से बताया गया है। बट आपको ध्यान रखना है एकमात्र एक ही प्रॉपर्टी रहती है, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट एंड एनी फंक्शन एफ जो है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x। अब देखो अगर लिमिट आपके पास माइनस a से प्लस a होगा तो a प्लस b करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस b का वैल्यू 0 हो जाएगा। दैट मींस ये a प्लस माइनस का a करेंगे और माइनस x करेंगे तो ये कैंसिल होके fx जो होगा उसको अपन रिप्लेस कर देते हैं f ऑफ माइनस x हो जाएगा इस केस के अंदर। तो इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, अगर a टू b के लिए डेफिनेट इंटीग्रल है और अगर आपका जो fx है वो एक्सचेंजेबल फंक्शन है तो उस समय आपको कुछ नहीं करना होता है। जो आपका गिवन और आप आफ्टर प्रॉपर्टी लिखने के बाद की जो पोजीशन है उन दोनों को ऐड कर देते हैं और आपका फाइनल आंसर है वो हाफ ऑफ b माइनस a से दिया जाता है। अगर माइनस a से प्लस a है तो आपको थोड़ा इस प्रॉपर्टी होती तो यही है जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, बट इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि x को रिप्लेस करना है आपको माइनस x में। दैट मींस जहां x है फंक्शन में उसकी जगह पे आप माइनस x लिखेंगे। तो उसमें दो कंडीशन बनती है, या तो आपको प्लस का fx दैट मींस वेरिएबल x को आप चेंज करते हैं तो या तो पॉजिटिव फंक्शन fx मिलेगा या माइनस ऑफ fx मिलेगा। अगर माइनस fx मिलता है तो i इंटीग्रल का वैल्यू डायरेक्टली 0 हो जाता है और प्लस fx मिलता है तो माइनस a से प्लस a में जो इंटीग्रेशन था उसको 0 से a के लिए और ट्वाइस हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको इसको जो भी मेथड रहता है इंटीग्रेशन का उससे आगे सॉल्व किया जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है कि 0 से 2a अपवर्ड लिमिट जो है इसको 2 इनटू a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे भी a प्लस b करते हैं दैट मींस 0 प्लस 2a माइनस x। तो आपका fx है वो चेंज हो जाता है f ऑफ 2a माइनस x के अंदर। दैट मींस ये सेम जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे भी वही रिप्रेजेंट हो रही है और यहाँ पे भी वही हो रही है, इनको अलग से नहीं लिखना है। इस पोजीशन के अंदर आपके पास में तीन तरह की स्थितियां बनती है। अगर ये प्रॉपर्टी लगने के बाद में माइनस का fx दैट मींस ये नेगेटिव हो जाता है तब तो i इंटीग्रल 0 है। अगर पॉजिटिव fx मिलता है आपको सेम वैल्यू रहती है, सिर्फ साइन है वो ऐसे पॉजिटिव ही रहता है जो आपका गिवन साइन था, तो उस समय ये इंटीग्रल ट्वाइस हो जाता है और जो अपर लिमिट रहती है वो हाफ हो जाएगी। यहाँ पे 0 से 2a लिमिट थी तो यहाँ पे a हो गई, अगर पहले से a लिमिट होगी तो a/2 हो जाएगी। और इसी केस के अंदर ये प्रॉपर्टी लगने के बाद में कोई अगर ऐसा फंक्शन आ जाता है तो ना तो प्लस का fx है और ना ही माइनस fx है, इन दोनों के अलावा कोई भी वैल्यू आती है अनदर फंक्शन कोई अदर वैल्यू आ जाती है तो जो आपका फर्स्ट जो था इक्वेशन और जो सेकंड 2a माइनस x प्रॉपर्टी लगने के बाद का है इन दोनों को ऐड कर देते हैं और आगे कंटिन्यूअसली कोई ना कोई मेथड आपको मिल जाता है। तो इस तरह से ये जो डेफिनेट इंटीग्रल की तीन बेसिक जो प्रॉपर्टीज है जिनको इस फर्स्ट प्रॉपर्टी से ही बनाया हुआ है, तो इनके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांस खूब ज्यादा रहते हैं। चाहे आपको कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं या सीबीएसई बोर्ड से है या स्टेट बोर्ड से है तो इसमें से एक क्वेश्चन आपको बड़े मार्क्स में मिलता है और कंपटीशन में तो डेफिनेट इंटीग्रल पूछा जाता ही है। तो आपको ध्यान रहे दोनों ही केस में चाहे कंपटीशन हो या थ्योरेटिकल एग्जाम हो इन तीनों प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है। अब इनके अपन कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं। बहुत ही जैसे फर्स्ट है तो इसके अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी में बताया गया है कि आपका जो fx है वो एक्सचेंजेबल फंक्शन होना चाहिए। एक्सचेंजेबल फंक्शन रहेगा तो उस समय इसका एग्जांपल अपन ले सकते हैं। जनरली इसके जो क्वेश्चन रहते हैं वो साइन और कॉस के फंक्शन रहते हैं या tan cot में बदल जाएगा, इन दोनों की लिमिट का सम जब 90 रहता है तो इसके जो क्वेश्चन रहते हैं वो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जैसे 0 से
पाई/2 लिमिट के लिए, और यहाँ पर आपको साइन की कोई भी पावर साइन nx, और यहाँ पे भी साइन nx और cos nx है। अब इसको मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, जब आप इसमें प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो a प्लस बी का वैल्यू 90 हो जाता है, तो यहाँ से जितने भी साइन के जो फंक्शन रहेंगे वो साइन ऑफ पाई/2 माइनस एक्स है वो बदल जाते हैं आपके कॉस में, और कॉस का जो फंक्शन होगा पाई/2 माइनस एक्स तो वो बदल जाता है साइन में। दैट मींस ये फंक्शन कैसे है, एक्सचेंजेबल है। तो इसका जो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था कि इसका सॉल्यूशन i = हाफ ऑफ b माइनस a ही बनता है। तो ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद में दोनों इक्वेशनों को ऐड की जाती है और इस तरह से आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। अब अपन आते हैं सेकंड पोजीशन, तो इसके एग्जांपल को समझते हैं सेकंड प्रॉपर्टी के लिए। वैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए अलग से एक वीडियो दिया गया है, उसको भी आप अच्छे से देख सकते हैं। अब अपन -a से +a के एक फंक्शन लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी लिमिट दी हुई है, जैसे -1 से +1, यहाँ पे एक फंक्शन मैंने x³ ले लिया, और एक -1 से +1 यहाँ पर x² dx ले लिया। -a से +a केस में रहता है तो x को अपन चेंज करते हैं -x में। दैट मींस आपका fx = x³ है, और x को आप यहाँ से -x में रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर -x का क्यूब रहता है, और जिसको आप लिख सकते हैं -x का क्यूब। दैट मींस आपके पास माइनस का fx आ जाएगा एंड i इंटीग्रल है वो 0 हो जाता है। तो इस तरह से इस प्रॉपर्टी को काम में लेके डायरेक्टली आप वैल्यू ले सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे देखिए क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो उस समय क्या होता है, आपका फंक्शन अगर इवन फंक्शन हुआ, जितने भी इवन फंक्शन होंगे तो आप x को जैसे ही -x में बदलेंगे तो -x का स्क्वायर, तो ये +x² ही रहता है। दैट मींस आपके पास में fx ऐसे मारा है पॉजिटिव, तो उस समय ये जो इंटीग्रल है वो चेंज हो जाएगा। जब प्लस का fx आता है तो 0 से a, और दैट मींस ये 0 से, और आपका जो भी लिमिट रहेगा, जैसे मान लो 0 से 1 था, और यहाँ पे x² dx ऐसे, और यहाँ से ट्वाइस हो जाता है। तो इस तरह से सेकंड प्रॉपर्टी के क्वेश्चनों को किया जाता है। अब अपन थर्ड केस में आते हैं। तो देखो इस प्रॉपर्टी के अपन एग्जांपल लेते हैं दोनों ही स्थिति में, तो अपने पास में क्या पोजीशन बनती है। अपन एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका i इंटीग्रल यहाँ पे 0 से पाई, और एक सिंपल सा टर्म लेते हैं cos x dx। अब इस आपके पास में जो f ऑफ x है वो cos ऑफ x है, एंड f ऑफ a प्लस b, दैट मींस x की जगह पे पाई माइनस x लिखने पर यहाँ पर cos ऑफ पाई माइनस x आता है, और cos पाई माइनस x सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos x कैसा रहता है, माइनस में आता है। दैट मींस आपके पास माइनस का fx आया, तो इस पैटर्न में चला जाता है, तो यहाँ पे आके आपका i इंटीग्रल है वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर इस फंक्शन को अपन थोड़ा चेंज कर ले, मान लीजिए यहाँ पे cos² x है, तो अब आपके पास में क्या पोजीशन बनेगी, fx = cos² x and f of pi minus x, then cos of pi minus x and square। तो cos of pi minus x से तो आपके पास में माइनस cos x ही आएगा, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर होने से यहाँ पे प्लस का cos² x आएगा। दैट मींस प्लस का आपके पास fx आया, जो फंक्शन दिया हुआ था वो फंक्शन एससीएम आ जा रहा है, तो उस समय इस इंटीग्रल को आप डिवाइड कर देते हैं, तो उस समय ये इंटीग्रल आपका आई है वो 2 टाइम्स ऑफ 0 से
अपर लिमिट ये 2a को रिप्रेजेंट करती है, ये 2a को रिप्रेजेंट कर रही है, तो a की वैल्यू है वो पाई अपॉन 2 हो जाती है। तो 0 से लिमिट पाई अपॉन 2 एंड cos स्क्वायर dx, ये आपका इंटीग्रल बच्चा। इसमें जो भी प्रॉपर्टी रहती है या जो भी मेथड रहेगा, अगर प्रॉपर्टी और कोई लग रही है तो वो भी लगा सकते हैं, अदरवाइज इसका जो मेथड रहेगा प्रॉपर उसे इंटीग्रेशन करके इसकी वैल्यू निकाली जाती है। तो ये दो केस थे इसके अंदर 0 से 2a के लिए। जब माइनस एफ एक्स आता है तो आई इंटीग्रल 0 रहेगा और प्लस एफ एक्स आएगा तो उसको सॉल्व किया जाएगा। अब इसमें थर्ड केस रहता है कि अगर ना तो आपके पास प्लस का एफ एक्स आया और ना ही माइनस का एफ एक्स आया, कोई और ही टर्म आ गई, तो जो गिवन है, जो गिवन फंक्शन है उसको और आफ्टर प्रॉपर्टी यूज होने के बाद में जो वैल्यू आती है उन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं और फिर आगे सिंपलीफाई किया जाता है। तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी जितने भी क्वेश्चन रहते हैं, इस पोजीशन पे 3 क्वेश्चन रहेंगे, उनके मल्टीपल में ध्यान रहे आपको। एक अपने न्यूमरेटर के अंदर x वेरिएबल जरूर रहता है, x का लीनियर फंक्शन रहता है। तो इसके एग्जांपल भी अपन ले सकते हैं कि मान लीजिए 0 से पाई और यहाँ पर आपके पास में कोई टर्म रहती है। अगर यहाँ पर आपके पास x sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx, ये आपका आई इंटीग्रल है। तो अब देखिए आपके पास fx की जगह पे क्या है, fx इज x sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x, और f ऑफ a प्लस b माइनस x, दैट मींस पाई माइनस x करते हैं, तो इस x की जगह पे भी पाई माइनस x sin of पाई माइनस x and divide by 1 plus cos square pi minus x। तो यहाँ से पाई माइनस x, साइन पाई माइनस x सेकेंड क्वाड्रेंट है तो ये साइन x का साइन x ही रहता है, और अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x आता है, ये भी i का वैल्यू है। तो इस समय जो आपका फर्स्ट इक्वेशन और जो ये सेकंड है, इन दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो यहां से ये क्वेश्चन थोड़ा इस तरह से चेंज हो जाता है। अब जैसे इनको थर्ड केस के अंदर जब एंटर फंक्शन रहता है एडिंग 1 एंड 2, तो यहां से ट्वाइस ऑफ द आई, और 0 से पाई लिमिट के लिए x sin x upon 1 plus cos square and plus pi minus x and sin x upon 1 plus cos square x। अब यहाँ से आपके पास में इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए आपके पास क्या टर्म आनी चाहिए, 0 से पाई x sin x प्लस पाई साइन एक्स और माइनस का x साइन x डिवाइड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर x। दैट मींस इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा, यहाँ पे ये टर्म कैंसिल हो जाते हैं, ये पाई बाहर आ जाएगा, तो 0 से पाई साइन x dx अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x। अब आप यहाँ पे cos x को आप t वेरिएबल मान सकते हैं, cos x is equal to t, then minus sin x dx is equal to dt। और लिमिट है, जब आप x की लिमिट 0 लेंगे तो उस समय t is equal to 1, और x का वैल्यू जब आप पाई लेते हैं, x is equal to pi, then t is equal to आपके पास में 0, यहाँ पर cos पाई रखेंगे तो यहाँ से आपके पास cos पाई का वैल्यू -1 हो जाता है। तो अब ये जो इंटीग्रेशन जो था, टू टाइम्स ऑफ i इज पाई इंटू 0 से पाई, और यहाँ से sin x dx हट जाएगा, यहाँ पर बाहर नेगेटिव का साइन आ जाएगा, और
यहाँ पे dt एंड 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा, और जो लिमिट जो है वो 0 से पाई थी उसकी जगह पे ये +1 से -1 हो जाएगी। अब +1 से -1 है, यहाँ पे नेगेटिव है तो इसकी लिमिट का ऑर्डर अपन चेंज कर देंगे, तो पाई इंटू -1 से +1 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ से आपके पास 2i हो जाएगा। अब जो आपका फंक्शन है वो f ऑफ t इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। देखो यहाँ पे -a से प्लस है, जो सेकंड प्रॉपर्टी बताई गई थी वो लग रही है, तो उस समय आप t को सीधा किसमें चेंज कर देंगे, -t में, तो यहाँ पे वापस आपके पास 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू f ऑफ t। तो इस केस में जब प्लस f ऑफ t मिलता है तो ये जो वैल्यू है इसका इंटीग्रल है वो ट्वाइस हो जाता है, दैट मींस आपके पास में 2 टाइम्स ऑफ i इज इक्वल टू 2 पाई एंड 0 टू 1 और dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर रहता है। अब इसको अगर और सिंपलीफाई किया जाता है, बहुत ही, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट मींस I इंटीग्रल इज इक्वल टू पाई इंटू और 1 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये tan इनवर्स ऑफ t का फंक्शन है, और इसकी लिमिट जो है वो 0 से 1। अब एक बार आप इसके अंदर tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0, दैट मींस पाई और मल्टीप्लाई के अंदर tan इनवर्स 1, that means pi upon 4 and tan 0 is 0. Therefore, the final solution is I is equal to pi square upon 4 आपका सॉल्यूशन आ जाता है। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से आप क्लास 12 लेवल पे अगर पढ़ रहे हैं या कोई कंपटीशन दे रहे हैं तो इसके अंदर जो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज है उसको काम में ले सकते हैं। अगर आपको हमारे समझाने से अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।